अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले बात करेंगे वर्ल्ड कप के हवाले से। वनडे वर्ल्ड कप में टीमों के दरमियान मुकाबले इस वक्त पूरी आबोताब से जारी हैं। श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त के बाद ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप में पहली कामयाबी मिल गई है। लखनऊ स्टेडियम में खेले गए वर्ल्ड कप 2023 के इस 14वें मैच में श्रीलंका का 2010 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर 35.2 ओवर्स में ही हदफ पूरा कर लिया है। और जब हम पॉइंट्स टेबल को पहले देख रहे थे, ऑस्ट्रेलिया हमें सबसे नीचे दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी कुछ हरकत देखने में आई है। ऑस्ट्रेलियन टीम इस वक्त 10वें से 8वें नंबर पर आ चुकी है। पहली 4 पोजीशंस की अगर तो अभी भी हम देख रहे हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं है। भारत बदस्तूर पहले, न्यूजीलैंड दूसरे, जनूबी अफ्रीका तीसरे और पाकिस्तान चौथे नंबर पर मौजूद है। आगे चलकर क्रिकेट पर मजीद भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। पीटीआई से ताल्लुक खत्म, फरूख हबीब भी आईपीपी को प्यारे। नवाज शरीफ को जेल जाने से बचाया जा सकेगा? अच्छी तस्वीरें उतारना एक आर्ट। और जापानी फल अमलोक के बेशुमार तबई फवाइद। सबसे पहले बात करेंगे इसराइली बर्बरियत के हवाले से। फलस्तीन में जन्म लेता इंसानी बहरान पूरी आलमी बरादरी की फौरी तवज्जो का तलबगार है, क्योंकि सूरत हाल रोज बरोज खराब होती जा रही है। इसराइल के अज़ाइम और इरादे सारी दुनिया के सामने खुलकर सामने आ चुके हैं। फलस्तीन में अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा अल्बानीज़ ने बताया है कि इसराइली फ़ौज फलस्तीन के मकबूजा इलाकों के करीब पहुँच चुके हैं और इससे पहले कि हमारे पास वापसी का रास्ता ना रह जाए, अक़वाम मुत्तहिदा और उसके अरकान फौरी तौर पर इस जंग बंदी के लिए सालिसी करें, जो कि नहीं की जा रही। उनका कहना था कि 4,23,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी इसराइली कार्रवाइयों की वजह से बेघर हो चुके हैं। फ़लस्तीनियों के लिए गज़ा में कोई भी मकाम महफूज नहीं है, क्योंकि इसराइल ने मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीन का मुहासरा कर रखा है। मुख्तसर सी ये पट्टी है जहाँ पर पानी, खाना, ईंधन, बिजली भी गैर कानूनी तौर पर मुनक़ता कर दी गई है। सिर्फ रफ़ा की सरहद जुज़वी तौर पर खुली हुई थी और वो भी इसराइली हमलों से नुकसान पहुंचने के बाद हम देख रहे हैं कि बंद कर दी गई है। उधर इसराइल के नए वज़ीर जंग के अख्ताम पर वो गज़ा को मज़ीद छोटा करने की धमकी भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ मशरिक़ और शुमाल दोनों जानिब से ही फ़लस्तीनियों को अपना इलाका छोड़ना पड़ेगा। इस हवाले से अमरीकी कौमी सलामती मुशीर ने भी खबरदार किया है कि इसराइल हमास जंग बड़े तनाज़े में बदल सकती है। जंग के बायस लबनान सरहद पर नया महाज खुलने और ईरान की शमूलियत का भी खदशा है और ईरान की जानिब से भी ये बावर करा दिया गया है कि कुछ ही देर में अब ये इस हवाले से फैसला भी ले लिया जाएगा। ईरान ने गज़ा पर इसराइल की जो ज़मीनी कार्रवाई है उसकी सूरत में इसराइल को नताइज से खबरदार कर दिया है और हालात अब हम देख रहे हैं कि वो संगीन होते जा रहे हैं। उधर एक अमरीकी चैनल ने इसराइल की हिमायत न करने पर उनके जो 3 मुसलमान एंकर्स हैं उनको मुअत्तल कर दिया है। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर मंसूर जाफर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फ़लस्तीनियों पर इस वक्त यकीनी तौर पर बहुत मुश्किल वक्त है। जिस तरह से इसराइल की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस तरह से उसको तबाह किया जा रहा है कि ये अब किसी के लिए भी रहने के काबिल ही ना रहे। तो आपको अब ये दिखाई दे रहा है कि एक बहुत बड़ी जंग में तब्दील होने वाला है ये मामला। जी यकीनन जी, मैं समझता हूँ कि जो पिछला रात को मिली है मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म में, जबकि रूस की करारदाद को ने वीटो कर दिया, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो अलाइनमेंट है, जो सफबंदी है, वो खुलकर हमारे सामने आ गई है। 15 रुकन की सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 अरकान है, ये हल्का बोर्ड है और 4 अरकान जो है इसकी हालत किया है, जिस वजह से और 6 अरकान जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया है वो भी अमरीकी दबाव के नतीजे में ये फैसला किया गया होगा। इस जो मैं समझता हूँ सूरत हाल हमारे सामने है बैन अवी सतह पे या बैन अवी प्लेटफॉर्म से जो उम्मीदें हमने वाबस्ता कर रखी हैं, शायद ये जो वीटो की कार्रवाई है अमरीका और बरतानिया की, के बाद तो हमारी आंखें खुलनी चाहिए और खासतौर पर ईमान मुल्कों की जो इन आलमी इदारों से बात वाबस्ता किए हुए हैं कि वो की दादरसी के लिए या मुसलमानों की दादरसी के लिए मैंडेट अपने इस्तेमाल करें। अब केंद्र को इस्लामी मुल्कों खासतौर पर खत्ते के ममालिक हैं, हम उर्दन, उससे बढ़ के सऊदी अरब, यहाँ पे मैं थोड़ा सा खराज तहसील करना चाहूँगा अरब इमारात को,
कतल इसके कि उन्होंने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात का डोर डाला है, लेकिन उन्होंने उसकी करारदाद के हक में वोट डाल के एक लिहाज से कुछ थोड़ा सा कफारा अदा करने की कोशिश की है और ताल्लुकात का। और ये एक नई सफारती के तौर पर हमने निशान की है और समझता हूँ कि ओआईसी का प्लेटफॉर्म पर उसको एक्टिव भी, जैसे उसका मुजरा हाई लेवल का इजलास हो रहा है, उसको जो मीटिंग है वो बढ़ाने की जरूरत है। देखिए कल जो है, ठीक है मंसूर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं कि इसराइल तो फिर यही चाह रहा है कि वो मुकम्मल तौर पर गजा पर काबिज हो जाए, वहां पर जो लोग हैं उनको बेदखल कर दिया जाए, फलस्तीनियों को हम देखने के बाद फिर से अपनी सरजमीन से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। अज़ाइम इस वक्त काबिज इसराइलियों के जो हैं वो जाहिर हो रहे हैं, पूरी दुनिया ये जान चुकी है। जिस सफबंदी की आप बात कर रहे हैं अब वो भी सबके नॉलेज में है। तो ये जो तमाम अरब ममालिक हैं, OIC है, मुस्लिम ममालिक की जो एक फौज बनाई गई थी, कब एक्टिव होंगे ये तमाम लोग? देखिए जी, यही मैंने अर्ज किया कि अब जिस तरीके से अमेरिकी सदर जो है वो कल इसराइल आ रहे हैं और उनके इस दौरे का बुनियादी मकसद अपने जो इत्तेहादी हैं उनकी सियासी और जो फौजी हुकूमत है उसकी मोरल बूस्टिंग है और एक लिहाज से दुनिया को एक बार फिर बताना है कि इसराइल हमारे मुल्क है और अमेरिका जो है सरपरस्ती है और उन जितनी भी फौजी और सियासी क़यादत है वो इस वक्त डेरे डाले हुए हैं इस खित्ते के अंदर, जो इसराइल के अंदर, और कहाँ से वो अपनी बराह रास्त डिप्लोमेसी का आगाज किया हुआ है। मैं समझता हूँ कि हमारे मुसलमान हुक्मरानों को भी अब जो लगता है कि टेलीफोन लाइनों के साथ बंधे हुए हैं, अपने अपने जो है वो उसे आजाद कराना होंगे और इस मकसद के लिए एक एक्टिव डिप्लोमेसी के लिए खुद से इस रीजन पे करना होगा ताकि। लेकिन मंसूर साहब, इन्हीं चीजों को जवाब बनाकर अगर ईरान भी इस जंग में कूद पड़ता है तो ये तो मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वो तमाम अरब ममालिक जो हम देख रहे थे यक्के बाद दीगरे इसराइल से ताल्लुकात कायम कर रहे थे, आपको नहीं लगता कि ये आग अब तमाम घरों तक पहुंचेगी, तमाम ममालिक तक पहुंचेगी, कल को इसराइल उनकी सरहदों के अंदर भी आ जाएगा? देखिए जी, इसराइल ने जिन मुल्कों से ताल्लुकात वाबस्ता किए हैं उनका इज्जत और भरम उसने क्या रखा है। मिस्र उनका इत्तेहादी है, उनका सफारती ताल्लुकात है, जो ये उन्हें इस चीज का अंदाजा नहीं है कि ये जो उनका बर्बरियत है ये मुसलमानों के खिलाफ है, निहत्ते फलस्तीनियों के खिलाफ है, ये कोई हमास इसका अकेली टारगेट नहीं है। तो लिहाजा उन्हें कम से कम, और उन्हें इस चीज का अंदाजा है कि इन मुल्कों के अवाम को जो हुकूमतों अपने अवाम के इतने बड़े दबाव का सामना है और कल कलाम को वो इस दबाव में आके अगर इसराइल को सफारती जहाज से डिक कर देते हैं, ऐसे में इसराइल जो है वो अरबों के अंदर के जजीरे में कैसे रह पाएगा, चाहे सपोर्ट। और ईरान की जहां तक आपने बात की है, लेकिन ईरान जो है वो मुकम्मल तौर पर पार तोड़ रहा है क्योंकि उनके सब्र का पैमाना बेहद लबरेज हो गया है। उन्होंने जितनी भी एक सॉफ्ट टॉकिंग करनी थी वो कर ली है, लेकिन लगता है कि वो इसराइल को अब जो है सबक सिखाने के उन्होंने मुकम्मल इरादे कर लिए हैं और एक जंग का फैलाव जो है तो हमें देखने को मिलता है। ठीक है मंसूर साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा सीनियर तज्जियाकार नासिर बेग शुक्ताई साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अमेरिका, अगर आप समझते हैं इसराइल को इतनी शह ना देता तो मामला इतने खराब ना होते, आपको लगता है कि रूस और चीन ने जिस तरह से इसराइल की जानिब से जो गजा पर जारियत की जा रही है उस पर रद्द-ए-अमल तो दिया है, लेकिन क्या असल में रूस और चीन इस जंग को रोकने में कामयाब हो सकते हैं, कोई किरदार अदा कर सकते हैं? मेरे ख्याल में नहीं, ऐसा कोई बड़ा किरदार उनका फैसला कौन किरदार उसका नहीं हो सकता। क्योंकि आज जो सलामती कौंसिल में आपने सफबंदी देखी होगी वो बड़ी स्ट्रेंज है। मतलब रूसी करारदाद के हक में अब इमारात, चीन, गबोन, मोजम्बिक और ख़ुद रूस ने वोट दिया है, और जबकि 6 वोट जो हैं वो गैर हाजिर हैं, उनमें स्विट्ज़रलैंड भी और ब्राज़ील भी है। इम्पॉर्टेंट बात ये है, ब्राज़ील भी। और जंगबंदी और गमालियों की रिहाई के लिए जो रूसी करारदाद थी वो बिल्कुल, मैंने जो एक हफ्ता पहले कहा था कि अमेरिका इस मरहले पर जंगबंदी के लिए तैयार नहीं होगा, वो नाकाम हो गई करारदाद। अब एक नई करारदाद ब्राज़ील लेकर आया है जो शायद मंगल को सामने आएगी। लेकिन ये इम्पोर्टेंट बात है कि इंसानी हुकूक़ के अलंबरदार, इंसानी हमदर्दी के जज्बे से सरशार ममालिक जिनमें बरतानिया, जापान, फ्रांस और अमेरिका शामिल हैं, ये जंगबंदी की मुखालफत कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये।
बहुत इंपॉर्टेंट बात ये। चीन का किरदार क्या है? उनका किरदार खामोश मसालतकार का है। वो कोशिश कर रहे हैं कि जंग एस्केलेट ना हो पाए, और चुनांचे बाइडेन के दौरे रूस का प्रोग्राम आ गया है, उसके जवाब में पुतिन चीन जा रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि अरब दुनिया में ने स्नब किया है अमेरिकी पॉलिसीज़ को। वो इस तरह किया है कि अमेरिकी मुत्तहदा इमारात, कतर, जॉर्डन और सऊदी अरब ने ब्लिंकन साहब को बहुत कोल्ड शोल्डर दिया है और बहुत ज़्यादा उनसे कहते हैं नॉन प्रोटोकॉल। लेकिन बेग साहब, जिस तरह से यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को हम देख रहे हैं कि वो इस तमाम इसराइली जारहियत के पीछे खड़े हैं, वो शय देते दिखाई दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये मामला अगर बढ़ता है, ईरान इस जंग में कूद पड़ता है, तो क्या उसके बाद ऑलरेडी रशिया यूक्रेन तनाज़ा भी चल रहा है, तो क्या रशिया, चाइना, ईरान और जो तमाम अरब ममालिक हैं, फिर ये तो फिर एक आलमी जंग शुरू हो सकती है? देखिए बात क्या है, बात ये है कि इसराइल का पैदाइश जनामी नाजायज था। ये एक ऐसी नाजायज औलाद है बरतानिया की, और जिसने अमेरिका ने इसको गोद लिया है कि इसको सपोर्ट करना ही करना है। इसको अमेरिका को और बरतानिया को और फ्रांस को हर कीमत पर सपोर्ट करना है। वो इसके पीछे खड़े हैं नहीं, इसके साथ खड़े हुए हैं। इसके साथ भी देखिए अमेरिकी फौज जा रही है। वो कहते थे, अभी पॉलिसी आई थी नो बूट्स ऑन लैंड, अब अमेरिकी फौज इजराइल जा रही है, 2000 फौजी वहां पहुंच रहे हैं। तमाम रिसोर्सेज इजराइल के हवाले कर दिए। अमेरिका के 3 वजीर 3 दिनों में पहुंचे हैं वहां इजराइल तल अवीव, और अब जो बाइडेन भी जा रहे हैं हाजिरी के लिए दरबार शहूनियत के। अच्छा, एक बात ये क्लियर है, बहुत क्लियर है कि जंग अगर होती है तो बहुत खौफनाक होगी, खतरनाक होगी, और उसमें कुछ नहीं होगा, अगर तबाही तो बहुत होगी, लेकिन इसराइल का सफाया हो जाएगा। इसराइल का सफाया इस तरह होगा। बेग साहब, जंगों का जो पैटर्न आज के दौर में हम देखते हैं, मुल्क की मईशत को कमजोर किया जाता है। एक कॉमन मैन तो फिर यही सवाल करता है, जिस तरह से अमीर कतर ने कहा कि हम पूरी दुनिया को गैस की सप्लाई बंद कर देंगे, तो वो तो ये सवाल करते हैं कि ऐसा फिर क्यों नहीं किया जाता? अगर सऊदी अरब के पास, मुत्तहदा अरब अमारात के पास इतना तेल मौजूद है, सप्लाई वो दुनिया को बंद कर देते हैं, तो भी ये जंग रुकवाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं है कि तलवारें लेकर निकलना है, बंदूकें लेकर निकलना है, जंग ही लड़नी है। नहीं, मेरा ख्याल है ये आखिरी कार्ड होगा गैस बंद करने का, क्योंकि इससे पहले हम तेल बंद कर चुके हैं अमेरिका का, और उसका नतीजा हमने देख लिया क्या हुआ। 5 लीडर कत्ल हो गए हमारे, शाह फैसल समेत। तो वो तेल बंद करने की का सजा थी ना, तो वो हो चुका है पहले, इस बार भी हो सकता है, लेकिन वो जंग के बाद का कार्ड है और बड़ा खतरनाक कार्ड है। जंग में कतर का किरदार बहुत जबरदस्त है। इस वक्त कतर लीड कर रहा है मज़ामती तहरीक को। मसला ये है कि अमेरिका चाहता था कि सऊदी अरब, कतर, उर्दन, ये सब मिलकर हमास की मजम्मत करें, और वो इनकार कर दिया गया। वो साफ इनकार हो गया, जी हम नहीं करते। और इत्तलात ये हैं कि सऊदी वलीअहद ने तो 9 घंटे इंतजार कराया है टोनी ब्लिंकन को कि बैठे आप, मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, और फिर सुबह मुलाकात हुई है, और बैठते ही उन्होंने पूछा जंगबंदी है क्या हुआ। और उसके बाद वो सब जगह से होते हुए मिस्र ने भी, हैरत अंगेज तौर पर मिस्र ने भी बहुत सख्त रवैया अख्तियार किया उनसे, और उनसे कहा भाई ये नहीं चलेगा जो आप कर रहे हैं। उसके बाद वापस गए वो इजराइल, जाकर उन्होंने रिपोर्ट पेश की है। उसके बाद प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने टेलीफोन किया है मिस्र के प्रेसिडेंट सिसी को कि भाई आपने तो हमें मायूस कर दिया। उसने यकीन जो कोई जवाब दिया होगा उसने। तो ये कुछ लहरें बदल रही हैं, कुछ गर्म पानी नीचे गया है और ठंडा पानी भी और नीचे गया है। मुझे लगता ये है कि ये नया जो नक्शा बन रहा है वो शायद मुलतवी ना हो आगे जाकर। ठीक है, मंसूर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। आप क्या समझते हैं जो कोल्ड रिस्पॉन्ड दिया गया है सऊदीज की जानिब से अमेरिकन को, आप क्या समझते हैं उसमें उसकी वजह से कोई बेहतरी आएगी, कोई मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं जिस तरह से शुरुआत की गई है? देखिए जी, ये डिप्लोमेसी के इशारे ही होते हैं, इसमें कोई दो टोक अल्फाज में नहीं कही जाती। अगर तो अमेरिकन डिप्लोमेसी को समझते हैं और खासतौर पे इस नौइयत की
जैसे डिलेइंग टैक्टिक्स कह लीजिए या कोल्ड शोल्डर को, वो मेरा ख्याल है अगर इस खत को ही तार समझ लें तो बेहतर है, क्योंकि अदरवाइज जो सरीहन अलाइनमेंट अगर यानी जिसे कहनी चाहिए ये जुबान हाल से वो ना समझ सके तो वो जुबान काल से अगर कह देंगे तो फिर शायद अमेरिका के लिए खित्ते में अपने जो इत्तेहादी हैं जो खैर खा समझे जाते हैं उनसे उसे हाथ धोने पड़ेंगे। और अमेरिका जो है वो दुनिया में अकेले जो है वो राज नहीं कर सकता। अब जो है सब जगह जमाना नहीं है, लिहाजा अमेरिका को इस पूरे के साथ जो है अपने जो सपोर्ट है, वजन है, जो फौजी वजन है वो इसराइल ने देना चाहिए कि बाकी फौजें उतारनी पड़े। और माजी में तो जहां भी हरकत सारे अफगानिस्तान में तो जो जगहों से जिस अंदाज से और भारत निकलना पड़ा है। ठीक है मंसूर साहब, साथ ही रहिएगा। बेग साहब, आपसे जानना चाहूंगा, सोशल मीडिया पर आजकल बड़ी तनकीद की जा रही है क्योंकि लोगों में बड़ा गम और गुस्सा पाया जा रहा है तमाम सिचुएशन को लेकर जो गजा में बर्बरियत की जा रही है। 1000 से ज्यादा बच्चे अभी तक शहीद हो चुके हैं। जो तस्वीर, जो वीडियोस वहां से मौसूल हो रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। लोग सवाल ये कर रहे हैं राहील शरीफ से मुताल्लिक कि जिस मुस्लिम ममालिक फौज के वो सरबराह थे, उस हवाले से आप क्या देख रहे हैं? फिर ये फौज क्यों बनाई गई थी? तमाम अरब ममालिक, तमाम मुस्लिम ममालिक इस हवाले से उतने वोकल क्यों नहीं है, उतने एक्टिव क्यों नहीं है जितने दूसरे ममालिक हैं इसराइल की सपोर्ट में? पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा मुजस्बस्ता जी, मंसूर साहब भी शायद मेरी हिमायत करेंगे इसमें, कि बर्बरियत का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें। बर्बर एक बहुत जबरदस्त कौम है, कौम थी मुसलमानों की, जो जंगी फनून के माहिर थे और जो दुश्मन सामने आता था उसका वो सफाया कर देते, जो हमलावर आता था वो बच के नहीं जाता था। तो बर्बर तो कहते हैं, पूछ लिया मंसूर साहब से क्या हिस्ट्री है। ठीक है, अगर सवाल जो है आपका वो इस बारे में है, क्या सवाल था अगला आपका? जो मुस्लिम ममालिक की फौज बनाई गई, जो सिपा सलार पाकिस्तान से ही गए थे, उसके बारे में एक गलत फहमी है हमारे पास कि ये आलम इस्लाम के लिए थी या ये खलीजी ममालिक की उसके लिए थी। ये सऊदी अरब के अपने दिफा के लिए। सऊदी अरब को जो प्रेशर था, ईरान का भी था और मुल्कों का भी था एक वक्त में, वो गालिबन उसको ऑफसेट करने के लिए थी और उसका असल मकसद हरमैन शरीफैन की हिफाजत भी था। तो वो उस हिसाब से, अदरवाइज ये कोई ऐसा मिलिट्री लाइन्स नहीं है जो उम्मत मुस्लिमा, अव्वल तो जुमला ही गलत है उम्मत मुस्लिमा का, कि जो मुसलमानों के ममालिक की डिफेंस करने के लिए हो। वरना ये कश्मीर क्यों नहीं गए लोग? इन्हें वहाँ जाना चाहिए था, इनको सोमालिया जाना चाहिए था। वहाँ लड़ाई हो रही है बहुत आपस में, टेररिज्म भी हो रहा है वहाँ पर, सब कुछ हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये अंदर की बातें, वहाँ के अपना दिफाई सिस्टम है, वहाँ अपनी फौज की तरबियत है उनकी, उस तरह की सूरत हाल है। तो मेरा ख्याल है ये गलतफहमी उसको दूर की जाए। ठीक है बेग साहब, ठीक है। मंसूर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न जो हुकूमतें हैं या अमेरिका की तरफ से है, जिस तरह से जंगी इमदाद की जा रही है, और उस तरह से जो फ़लस्तीनी हैं या जो हमास के लोग हैं, अगर मुस्लिम ममालिक उनकी मदद भी नहीं कर सकते, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि एक दिन का पानी बचा है, एक दिन का ईंधन बचा है गजा में, हम तो इस तरह की चीज़ें सप्लाई वहाँ पर नहीं कर पा रहे, और दूसरी तरफ से जंग की तमाम चीज़ें वहाँ पहुँचाई जा रही हैं इसराइलियों को। देखिए जी, अगर मुसलमान दुनिया फ़लस्तीन के इस काज के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों से आगाह होती और फ़लस्तीनियों को सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसराइल की जंगी मशीन का तरने वाला ना बनाया जाता, तो गजा और हलियाने गजा को ये मुश्किल दिन जो है वो ना देखने पड़ते। ये बुनियादी तौर पे एक सर्द महरी और अपने अपने जो घरों में और अपने अपने मुख्तलिफ पोलिटिकल एजेंडा जो हैं उनमें उनके असीर होने की वजह से ही ये फ़लस्तीन का मसला जो है वो ताकि नितिया में रहा। और इसी तरीके से मैं समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम दुनिया नहीं, जो यूरोपीय अक़वाम है उन्होंने भी लिहाज से फ़लस्तीनियों के साथ ज्यादती की कि जो अमन माहदार इसराइल के साथ हुए, उसके बाद जो वहाँ पे सेटअप बना, तो सेटअप को वो माली मुआवजा तो देते रहे, मादी उनके वसाइल तो देते रहे, लेकिन उन्होंने वहाँ पे हकीकी मानों में जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है कभी बेट जो इस्तेमाल किया, वो भी जो सरपरस्ती और वो करते रहे, जैसे
अमेरिका यहाँ इसराइल को सपोर्ट इसी अंदाज जी एक ही ठीक है। बहुत शुक्रिया माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर मंसूर जाफर और सीनियर तजियाकार नासिर बेग शख्सियत इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब के हवाले से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर अब IPP में शामिल हो चुके हैं। और साथ ही साथ हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सिद्दीकुल फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को हम देखते हैं कि पहले पहल वो गायब हो जाते हैं, फिर अचानक मंजर आम पर आते हैं, और जब वो आते हैं तो उनके लहजे की जो एक मखसूस कड़वाहट है, जो कि हमने देखा जब आप लोग अपोजिशन में थे उस वक्त बड़ा तल्ख वो बात करते थे, लेकिन अब बहुत बाद अब तरीके से बात करते दिखाई देते हैं और अब अपने ही लीडर पर इल्ज़ाम लगाते भी दिखाई देते हैं। आप क्या समझते हैं ये सारा क्या माजरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है जी कि इमरान खान, PTI, ये सब एक झूठ का कारोबार था भी और झूठ का कारोबार है। उन्होंने पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाया, चाहे झूठ बोला। उन्होंने अक्सरियत जो है वो फाइनेंशियली, मॉरली भी ठीक लोग ये नहीं हैं, इंटेलेक्चुअली भी ठीक लोग ये नहीं हैं। इमरान खान पर तो 1995 में लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने इनको शौकत खानम के 1 से 2 अरब रुपए के चंदे का हिसाब देने का हुक्म दिया। आज 28 साल हो गए, अभी तक उन्होंने चंदे का हिसाब नहीं दिया। तो वो कैसे ईमानदारी के दावे करते हैं? फिर आप देख लें करप्शन के कितने केसेस बने हैं। फिर ये दूसरे लोगों का मजाक उड़ाते थे। आप उनका हाल देखें कि अब पता नहीं। लेकिन कल मैंने फारूक हबीब का जो बयान सुना है वो यूं लग रहा था जैसे दिल से बोल रहा, झूठ तो फिर भी बोल रहा था जी। इन्हें एहसास भी हो रहा है कि इन्होंने जो काम किए हैं इमरान खान के पीछे लग के। अच्छा सदीक साहब, उन्होंने जिस तरह से कहा कि एक शैतान का रास्ता है, एक इंसान का रास्ता है, मैं इंसान के रास्ते पर आ गया हूं, तो आपको लगता है, या वो उन्होंने खुद ये बात कही है, तो आपके जो हमसाए हैं शेख रशीद साहब, वो कब तक आ जाएंगे इस रास्ते पर? या और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किन लोगों को देखते हैं जो कि सही रास्ते पर आएंगे उनके बकौल? शेख रशीद इन सब से ज्यादा हर हवाले से गलत आदमी। वो तो यूं समझे कि हर वक्त वो एक बिका हुआ आदमी है। उन्हें मेरे पास जब इलेक्शन हुए नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज दिया गया तो वो टिकट लेने की दरखास्त मेरे पास लेके आए और जमा करा दी। फिर इधर उधर से सिफारिशें करवाई, बहुत सिफारिशें कर, तो हमने उसे टिकट नहीं दिया। और उस वक्त उन दिनों वो ऐलान कर रहा था कि मैं दोनों सीटें जीत के नवाज शरीफ के कदमों में रख दूँ। आपने देखे उसने क्या किया। फिर उसके बाद वो आदमी तो नवाज शरीफ के कदमों में अमलन, मैं अर्ज कर रहा हूँ आपको, बैठ के पाँव पकड़ता था, पाँव में बैठ जाता था। उसकी जुबान आपने देखी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कैसी क्या उगलती थी। मैं अब ज्यादा सख्त बातें इससे ज्यादा नहीं करती। ठीक है सदीक साहब, नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ की जिस तरह से सऊदी हुकाम से मुलाकातें हो रही हैं, दुबई में भी हम देख रहे हैं मुलाकातें हैं, आप क्या देख रहे हैं? क्या मकसद है इन मुलाकातों का? क्या मामलात वहां पर तय हो रहे हैं? यही कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ लॉबिंग कर रहे हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तान में जितने सियासी लीडर उनमें सबसे ज्यादा अमली तजुर्बा रखने वाले, फॉरेन अफेयर्स, उमूर खारजा का, इक्तिसादी मामला, मुल्क को माशी तौर पर ठीक करने का, गवर्नेंस का तजुर्बा सबसे ज्यादा नवाज शरीफ और बैनुल अक़वामी सतह पर सबसे ज्यादा क्रेडिटेड जगह है वो नवाज शरीफ। पाकिस्तान में आ रहे हैं, सऊदी अरब में उनकी दोस्तियां हैं,
मुत्तहिदा अरब अमारात की दोस्ती, कतर में उनकी दोस्तियाँ, दूसरे ममालिक में उनकी दी जाती है किरदार को उनकी वजह से, तो वो इस बात का करके आ रहे हैं कि जा रहे हैं हम सियासत में फर्क होंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आइंदा इंतखाबात में लीग नून की एक खासी अच्छी पोजीशन, तो मुल्क की खिदमत करने के। ठीक है, जिस अमली तजुर्बे की आप बात कर रहे हैं कि जितना काम नवाज शरीफ ने किया है या जो ताल्लुकात उनके हैं या जो मामलात को वो समझते हैं, तो फिर आप क्या देखते हैं वो तमाम चीज़ें वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकी शहबाज शरीफ तक, जो 16 माह की वो हुकूमत करके गए, वो तो खाना ख़राब कर गए इस सारी इकॉनमी का। तो क्या लग रहा है आपको, मुश्किल रही शहबाज शरीफ के लिए बहुत ज़्यादा, वो अडॉप्ट नहीं कर सके जो फिर बड़े मियाँ साहब करते रहे? मैं आपसे अर्ज करूँगा कि जब हमारे एंकर दोस्त कहते हैं ना खाना खराब वो कर गए, नहीं, उन्होंने 16 माह सब ने मिल के एक जो खिदमत सर अंजाम दी है ना पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने, इमरान खान तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवा रहा था ना, ये बहुत बड़ी खिदमत। बाकी तो इमरान खान हाथ बांध गया था IMF के आगे, गिरवी रख दिया था, अब वो मुआहदा 3 साल उससे तो कोई निकल नहीं सकता। लेकिन सदीकुल फारूक साहब, जो हमने देखा, जो मुआशी बहरान पैदा हुआ, जो महंगाई हुई, आपको लगता है अब नवाज शरीफ साहब जब वापस आ रहे हैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेंगे, तमाम चीज़ों को टेक ओवर कर लेंगे? क्योंकि शख्सियात की सियासत पहले भी की गई, अवाम को बताया गया मिफ्ता इस्माइल आएंगे तो बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, इसहाक डार आएंगे तो डॉलर उनसे डर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नवाज शरीफ की वापसी पर नून लीग कितनी कॉन्फिडेंट है कि अवाम के लिए कुछ कर सकेंगे इस दफ़ा? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूँ, आप जब तजिया करें ना तो काइंडली सारी चीज़ें सामने रखा करें जी। मैंने अक़वामी सतह पर जो रूस यूक्रेन की लड़ाई, पाकिस्तान में सैलाब, चीज़ों को सामने रखना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। मेरे यानी खूनी रिश्तेदार और ससुराली रिश्तेदार बहुत बड़ी तादाद है यूरोपीय मुल्कों में। आप वो हमारे बेटे भांजे आते हैं, कहते हैं हमारे पास अब पैसे नहीं बच रहे, इतनी महंगाई हो गई है, 3 गुना महंगाई हो गई, पैसे बाहर से हमें पाकिस्तान में नहीं आ रहे, कम आ रहे, यहाँ भी उस महंगाई का असर है। आप देखें पेट्रोल सस्ता हुआ ना बैन अवी सतह पे, आपको पेट्रोल में कमी मिली, लेकिन अभी बहुत कम चाहिए। तो दूसरा, पाकिस्तान में जो सैलाब आए बर्बाद करते रहते हैं। तीसरा था जो सबसे बड़ा पाकिस्तान के सेक्टर, वो स्टेट बैंक IMF के पास जो कंपनी का करना IMF के साथ मुआहदे में शामिल, आप इधर जाते थे तो IMF का आप आ जाता, लेटर आ जाता था कि ये आप नहीं कर सकते, आप यहाँ की बढ़ाएं। अब जब ये चीजें सारी अल्लाह के करम से ठीक होंगी, पाकिस्तान के अंदर लोगों को समाज कम हो। ठीक है सदीक साहब, नून लीग की टीम जो हम देख रहे हैं अजीजिया केस के हवाले से या एवन फील्ड के हवाले से हिफाजती ज़मानत के लिए भी काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। हिफाजती ज़मानत मिल जाएगी, लेकिन उस तारीख के बाद ये कहा जा रहा है कि शायद फिर नवाज शरीफ को जेल तो जाना पड़ेगा। तो इस हवाले से नून लीग के कोई रिजर्वेशंस मौजूद हैं कि जिस तरह से माइनस की बात की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से, तो ये ना माइनस होते होते -2 ना कहीं हो जाए, ऐसा कोई खदशा तो नहीं है नून लीग में? नहीं, हमें ऐसा कोई खदशा नहीं, इसलिए कि जो मुकदमात हमारे खिलाफ इमरान खान दौर में बने हैं कोई मवाद ही नहीं है। ये देखे ना, जो जिसमें सजा दी है अल अजीजिया, वो अपना मरियम बेटी जो है वो बरी हो चुकी हैं, तो नवाज शरीफ साहब पर भी वही केस है। ये तो एक फॉर्मेलिटी है, ये तो बरी हो जाएंगे इंशाल्लाह, बाकी केसों में भी कुछ नहीं। ठीक है, और लेवल प्लेइंग फील्ड देख रहे हैं आप अगले इंतखाबात में वो सबको मिल सकेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफ़ी खदशात हैं इस हवाले से, बारहा वो इसका जिक्र भी कर चुके हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से कि वो जिस तरह से वो बात कर रहे हैं और जिस तरह से वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत अच्छी मिल रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं मिल रही, वो कहीं ना कहीं आप लोगों से नाराज़ हैं। देखिए जी, या तो केयरटेकर गवर्नमेंट हमारी, दूसरी बात है कि क्या पीपल्स पार्टी के, लेकिन वो ये कहते हैं इस केयर टेकर हुकूमत में भी आपके लोग हैं, आहत चीमा भी बैठे हैं,
काफी वो नाम हमें गिनवाते हैं, तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से? मैं अर्ज करता हूँ जी जी। क्या बिलावल भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया है? क्या खुदा न खास्ता जरदारी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है? या पीपल्स पार्टी के बहुत बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है? लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या मतलब है? या उन्हें जलसे नहीं करने दिए जा रहे? हाँ, अलबत्ता वो उनका ये ख्याल था कि जिस तरह उन्होंने बहुत पहले बलूचिस्तान में हमारी हुकूमत खत्म कर दी थी, और बहुत कुछ किया, हमने भी उनका साथ दिया बात में, और बहुत भरपूर साथ, तो वो कुछ यहाँ पंजाब में करना चाह रहे थे। लोगों ने अच्छी तरह से देखा तो करती गई, उनका ख्याल शायद ये ठीक नहीं, तो इसलिए उन्होंने नहीं रोका। अब उनकी अपनी कारकर्दगी है, जब उनके पान में हुकूमत, तो उन्होंने क्या दिया, सिंध में उन्होंने क्या दिया, तो लोग देखते हैं। वो इस तरह अपना बयानिया बनाने की कोशिश। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सदीक हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। भारत में जारी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने भी आखिर जीत का मजा ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम अपना अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ खेलने के लिए अहमदाबाद से बेंगलुरु भी पहुंच चुकी है। उधर भारत से बदतरीन शिकस्त के बाद अब टीम पाकिस्तान में 2 तब्दीलियों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अब कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम को कप्तानी छोड़ने के मशवरे भी मिलने लगे हैं। इस हवाले से शुएब मलिक ने कहा है कि बाबर को एक खिलाड़ी के तौर पर खेलना चाहिए, जबकि वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ बदतरीन कारकर्दगी के बावजूद जो पाकिस्तानी अवाम हैं उन्होंने कौमी टीम से उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। एप्सोस ने अवाम की राय पर मबनी एक नया सर्वे जारी किया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी अवाम का अभी यह मानना है कि बैटिंग हो या बॉलिंग, वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स का ही राज होगा। श्रीलंका के खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी रही। इंडिया के मैच में पाकिस्तानी टीम अंडर परफॉर्म रही, बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। इस सर्वे में वर्ल्ड कप में 42% पाकिस्तानियों ने बाबर आजम और 37% ने बैटिंग में मोहम्मद रिजवान से बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद जाहिर की है, जबकि 47% पाकिस्तानियों को यकीन था कि सबसे ज्यादा विकेटें शाहीन आफरीदी की होंगी। फील्डिंग में 21% ने शादाब खान, 18% ने बाबर आजम, जबकि विकेट के पीछे मोहम्मद रिजवान से 65% पाकिस्तानी अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद बांधे हमें नजर आ रहे हैं। और अब क्रिकेट शायकीन के लिए एक और अच्छी खबर है कि ओलंपिक्स 2028 में क्रिकेट को भी बाकायदा तौर पर शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मुंबई में होने वाले इस सेशन में क्रिकेट को लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने ओलंपिक गेम्स लॉस एंजलिस में 5 खेलों को शामिल करने की तजवीज़ दी। IOC सेशन में इस तजवीज़ को मंजूर कर लिया गया है। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस ने ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। वैसे आपके वक्त के लिए ऑस्ट्रेलिया यकीनी तौर पर एक बड़ी टीम है, उनका कम बैक करना कोई हैरान कुन नहीं है। आप किस तरह से देख रहे हैं इनकी परफॉर्मेंस को? अगला मुकाबला जो हमारा है वो भी ऑस्ट्रेलिया से होने वाला है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपको पता है कि हमेशा उसका कहा जाता है कि जब भी वंडर परफॉर्म करती है तो उससे स्ट्रॉन्ग कमबैक कोई भी टीम करती नहीं है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि एक बड़ा एक डिफरेंट टीम है अपना, क्योंकि वो जो मत अमली से भी आते हैं और जो वो काम करते हैं अपनी वीकनेसेस से, वो आपको कल भी नजर आया। लेकिन इस चीज को मैं सब पाकिस्तानी नहीं कह रहा कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलियन खेलना है, लेकिन अभी भी आप इस चीज को रियलाइज करें, आप एक्सपर्ट्स को भी सुने तो ऑस्ट्रेलिया टीम अभी भी प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज में नजर नहीं आ रही। कल भी जो मैच जीते ऑस्ट्रेलिया, कोई एक एग्रेसिव अप्रोच होती है, वो चीज नहीं थी ऑस्ट्रेलिया जिस जाने के लिए जानी जाती है ऑस्ट्रेलियन टीम। उनकी बैटिंग ऑर्डर अभी भी आपको पता है कुछ ऐसा क्लिक नहीं कर रहा। कल अच्छी बात थी कि मिचेल मार्श ने थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एक उनको वहां से रिलीफ मिला होगा। उसके अलावा अगर पेस बैटरी की बात करें, स्टार्क वगैरह बॉलिंग तो अच्छी करें लेकिन विकेट लेस है, इतने ज्यादा विकेट्स आपको पता है बैक टू बैक लेने में कामयाब नहीं हुए। थोड़े से मामला उनके भी चल रहे हैं। फिर आपने एडम जाम्पा को देखा होगा, वो भी अच्छी बात है कि फॉर्म में वापस आए, लेकिन एडम जाम्पा ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो प्रेजेंटेशन के अंदर उन्होंने कहा था कि हमारा जो अगला मैच है वो बड़ा मुश्किल मैच होगा पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त 4थे नंबर पर मौजूद है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो अभी भी नीचे वो मौजूद है पॉइंट्स टेबल पे। ऑस्ट्रेलिया ने चाहे विकेट्स के एतबार से हो चाहे रन्स के एतबार से हो अच्छी
अच्छे तरीके से अपना रन्स भी अपना रखने पड़ेंगे और विकेट्स भी अपने हाथ में रख के मैच तो पाकिस्तानी और जो ऑस्ट्रेलिया टीम है, आपको लग रहा है अभी हम दोनों टीमें एक ही हालात में हैं? इस वक्त जो हालात हैं, पाकिस्तान टीम, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, दोनों मुश्किलात के हालात में, क्योंकि बड़ा टफ मैच है दोनों का। फर्स्ट मैच होगा क्योंकि आपने बूस्ट एक अपने आप को करना होता है और आप जब पटरी से उतरे उसको वापस आना होता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा पाकिस्तान का। मेरी खुद भी ख्वाहिश है कि देखें, पाकिस्तान से या पाकिस्तान के एजेंडे से तो बड़ा कोई भी है नहीं प्लेयर आपका। अगर आपको लगता है कि आपको शादाब खान को रेस्ट देना चाहिए, आप उनको रेस्ट दे, ड्रॉप तो नहीं आप किसी को करते, आप रेस्ट देते हो ताकि वो वापस बैठे बेंच पे अपना एनालिसिस के साथ एनालिसिस। तो वैसे आपको लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के मैच में अब ये जो चेंजिंग है ये होंगी? इमामुल हक के हवाले से हम सुन रहे हैं, शादाब खान के हवाले से हम सुन रहे हैं, इनके मुतबादिल आपको क्या लगता है फिर कौन बेस्ट हो सकते हैं? देखिए, मेरे लिए तो मुझे भी लग रहा है, क्योंकि मुझे भी जो खबर है कि अब्दुल्ला शफीक के साथ फखर जमान को वापस लेके आएंगे और उसके साथ शादाब खान का थोड़ा सा मैं स्टिल अभी भी डाउट में कि शादाब को बिठाएंगे या नहीं बिठाएंगे। नवाज को अगर बिठाते हैं तो उसामा मीर को यहाँ पर लेके आते हैं, लेकिन फिर वही चीज है कि शादाब खान और उसामा मीर आपको पता दोनों लेग स्पिनर हैं, तो देखने वाली बात है कि उसामा मीर किसकी जगह खेलते हैं। लेकिन दो चेंजेस तो लाजमी होनी चाहिए। शादाब खान को बिठा के आप उसामा मीर को खिलाएं और फखर जमान जो उनसे इमाम की जगह पे, और फखर जमान को ये कहा जाए कि आपका जो लाइसेंस है वो टू किल है, आपने एग्रेसिव अप्रोच रखना है, आपने इसको प्लीज डॉट बॉल्स में नहीं जाना, जो आपकी नेचुरल गेम है उसको आप खेलें। क्योंकि जहां तक मुझे भी लगता है फखर जमान की जो गेम थोड़ी सी चेंज हुई है, यहाँ तो उनके दिमाग में किसी ने बात बिठा दी है कि आपने ऐसे खेलना है, आपने बैट को ऐसे लेके, और उनका बैट भी आपने देखा होगा बड़ा जो बैट का जो स्विंग है उनका वो भी डिफरेंट है, चेंज हुआ हुआ है, बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी सी चेंज हुई होगी। लेकिन जितने मैचेस वो बाहर बैठे हैं उनको रीथिंक करने का टाइम मिला है, बैठ के उन्होंने थोड़ा बहुत अपना सोचा भी होगा कि गलतियां मैंने क्या की हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग कमबैक एक्सपेक्टेड। और फखर की आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस रही है। ठीक है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं वैसे? मैं बार बार तो नहीं इंडिया के मैच को डिस्कस करना चाह रहा, बड़ा दुख होता है, लेकिन क्यों इतना डिफेंसिव खेलते हैं, क्यों इतनी डॉट बॉल्स होती हैं? जब हमने देखा, जब इंडियन टीम आई ग्राउंड में, जिस तरह से रोहित ने हिटिंग स्टार्ट की है, जिस तरह से उनके बाकी प्लेयर्स खेलते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, इशू क्या है आखिर? देखिए, ये तो मसला हमेशा रहा। आपको पता है कि ये वही टीम है जो पावर प्ले के अंदर एक भी छक्का ना मार के दुनिया का सबसे बड़ा स्कोर चेज कर देती है वर्ल्ड कप के अंदर। दूसरे एंड पे आप देखें तो आपने 126 के करीब जो सी डॉट बॉल्स खेली थी, इसका मतलब अगर आप रन बॉल की बात करें तो आप 126 रन शॉर्ट थे, ये बहुत क्राइम है आपके लिए जी। ये अनफॉर्चुनेट चीज तो है पाकिस्तान में। मैंने कहा ना कि जब तक आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट आपको एक अच्छा स्टेडी स्टार्ट नहीं देगा, आपका ये मसला रहेगा। आपको ओपनर्स से वो प्रेशर डाल देते हैं, क्योंकि आपके ओपनर्स ने डॉट बॉल्स खेली, फिर इमामुल हक जल्दी आउट हो गए, बैटिंग के लिए अच्छी विकेट थी, अच्छा खेल रहे थे, लेकिन इमाम की वही जो सिचुएशन होती है कि जो बाहर बॉल जा रही है उसको लाजमी छेड़ते हैं ड्राइव के लिए, लेकिन वो आउट हो गए उस चीज पे, तो वो एकदम एडेड प्रेशर आया। फिर उसके बाद अब्दुल्ला शफीक का एडेड प्रेशर आया। फिर आपने बुमराह को देखा होगा, वो भी ये बात कर रहे थे कि बाबर आजम जब रिजवान बैटिंग कर रहे थे तो कुछ ऐसा सच प्रेशर हमारे ऊपर था नहीं, क्योंकि वो कुछ नहीं थी, वो नॉर्मल खेल रहे थे, तो हमें पता था कि हम मैच में हैं। तो ये चीज आपको चेंज करनी पड़ेगी, अभी भी टाइम गुजरा नहीं है। अवाम मुझे पता थोड़ी सी सेंसिटिव भी हमारी, हम थोड़ा सा नाराज थे सारे मामला थे, लेकिन वर्ल्ड कप अभी खत्म नहीं हुआ। जो अफगानिस्तान ने इंग्लैंड के साथ किया तो वर्ल्ड कप का ओपन हो चुका है मामला, लेकिन पाकिस्तान के सारे मैचेस टफ हैं आपको। लेकिन एक बात हमेशा आपने देखी होगी, जब भी ऐसी सिचुएशन आई है पाकिस्तान टीम पे, जो ग्राउंड के अंदर हुआ ऑफ फील्ड एक्टिविटीज जो आपको यानी जो की है मामला तो हैदराबाद में, सॉरी अहमदाबाद में, तो जी बिल्कुल वो तो सभी ने देखा। अच्छा, शोएब मलिक ने जिस तरह से बाबर आजम को कहा कि कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, इस तरह के मशवरे पहले भी दिए गए, इस पर आप क्या कहते हैं? बाबर को बतौर खिलाड़ी खेलना चाहिए, और ये वर्ल्ड कप तो जाहिर बात है उनके लिए हम देख रहे हैं कि एक फाइनल जो एक फैसला है वो भी उनके लिए हो जाएगा इसमें। देखिए, शोएब भाई ऑब्वियसली लेजेंड है, कमेंट तो मुझे भी सोच समझ के करना चाहिए, लेकिन ठीक है। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, बराह रास्त आपको ले चलते हैं, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ बीजिंग में मौजूद हैं, तकरीब से खिताब कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आज हम एक ऐसे फल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि देखने में भी खूबसूरत है और जायके में भी लाजवाब है। इसके अलावा इस फल को खाने से बहुत सारे फ़ायदे भी मिलते हैं।
यानी अगर हम अपनी सेहत के हवाले से बात करते हैं तो हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जापानी फल के हवाले से, जो कि आजकल मार्केट में जगह जगह दस्तयाब है। और आपको बताते चलें कि जापानी फल वाकई ही जापान का कौमी फल है, इसीलिए इसे जापानी फल भी कहा जाता है। लेकिन इसका आपको एक आज जो उर्दू में इसका नाम है वो भी बताते चलते हैं, जो कि आज ही हम सबको भी पता चला है। इसको उर्दू में अमलोक भी कहा जाता है, लेकिन ये नाम बहुत ही कम अफराद को मालूम है। जिस तरह से हम स्कूल्स की किताबों में भी पढ़ते हैं, वहाँ पर भी जापानी फल के नाम से इसको मेंशन किया होता है, और जापानी फल के नाम से ही ज़्यादा ये मशहूर भी है, जो कि साल के आखिरी महीनों में दस्तयाब होता है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर समरा साबे ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, बल्कि शायद बताना भी चाहूँगा, कि ये तो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनके पास दांत भी नहीं हैं, उनको भी खाने में कोई मुश्किल नहीं होगी इस फल को भी। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, ये हर एज कैटेगरी में खाया जा सकता है, इसको कोई नहीं रोक सकता। आप जितना मर्जी खाएं, इसके बेनिफिट। अच्छा, तो फिर इस फल में वैसे क्या क्या ऐसा मौजूद है? नाम से तो हमने देख लिया कि वो जापान से ओरिजिनेटेड है ये, तो वैसे इस फल में क्या क्या मौजूद है? इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा विटामिन ए रिच होता है, हमारी आईसाइट के लिए ये बहुत अच्छा है। जिन लोगों की आईसाइट वीक है या जिन लोगों को माइग्रेन का इशू है, जो कि आपकी नर्व्स ब्रेन के साथ अटैच है, तो ये हमारे लिए इसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा है। फिर अगर फाइबर की बात करें तो फाइबर तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इसके अंदर मौजूद है, जो कि हमें मल्टीपल जो डिसीजेस की तरफ, इश्यूज की तरफ लेके जाता है, उसको ओवरकम कर देता है। फिर इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स हैं जो कि एंटी कैंसर सेल्स को ठीक है, उसके अंदर हमारी हेल्प करते हैं कि कैंसर में इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इसको खाने का। बाकी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं हर तरह का, इसके अंदर जो है विटामिन है, विटामिन सी रिच अमाउंट में इसके अंदर मौजूद है, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इश्यूज से हमें बचा सकता है। ठीक है, तो कितनी क्वांटिटी में खाया जा सकता है ये? देखिए, अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो वो इसको खा सकता है, 4-5 पीस भी खा सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर कोई बंदा इसको अपने इशू के अकॉर्डिंग लेके चल रहा है, लाइक ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है, ये वेट गेन में भी हेल्प करता है, ये डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा है, ये बीपी की कंट्रोल के लिए भी अच्छा है, ये स्किन के लिए भी अच्छा है, ये जो है जिनको कीमो लग रही हैं, जो कैंसर्स में हैं, उनके लिए बचे, तो हर एक इशू के अकॉर्डिंग इसका है। अच्छा, जब भी किसी फल का हम देखते हैं तो आजकल तो जिस तरह से पाकिस्तान टॉप रैंकिंग में है शुगर के हवाले से, तो शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए कैसे? जी बिल्कुल, ये शुगर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में फ्रूट आता है, तो इसके अंदर रिच इन फाइबर है। तो ये दोनों जब चीज़ें मिल जाती हैं ना, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फ्रूट है और जब ये रिच इन फाइबर है, तो ये डायबिटीज़ के लिए भी परफेक्ट है। ठीक है, और एक चीज़ आप क्लियर कर दें कि इसको छिलकों के साथ खाना चाहिए, बगैर छिलकों के साथ खाना चाहिए? ये सिर्फ इसी फ्रूट के लिए नहीं खाया जाता। नहीं, मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ इसी फ्रूट के लिए नहीं, मैक्सिमम फ्रूट्स जो हैं सिवाय केले के, उसके छिलके के भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है, उसको लेने का और तरीका है, ठीक है। लेकिन ये कि आपको मैक्सिमम फ्रूट्स हैं वो छिलके के साथ ही खाना चाहिए, क्योंकि फ्रूट का जो मेन इफेक्ट है उसके छिलके में ही होता है, छिलके में फाइबर होता है। अब फाइबर ही आपकी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगा, वही आपकी हार्ट हेल्थ को ठीक करेगा, ओवरऑल जो बेनिफिट्स है ना वो हमें उसके पील से ही मिलते हैं। तो आजकल सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं वो डाइजेशन की है, क्योंकि हमारा जो निजाम हजम है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। ऑब्वियसली जिस तरह का खाना हम लोग खाते हैं, अगर हम दिन के आगाज की बात करें तो पराठों से आगाज होता है, फिर अगर दोपहर में है या रात में है तो वो सालन खाए जा रहे हैं, मसाले खाए जा रहे हैं, तो डाइजेशन के लिए फिर ये कैसा है? ये देखिए, मैं इस पे सबसे पहले ये कहूंगी कि जब हम लोग कोई डाइटिंग की तरफ आते हैं, किसी भी डिसीज के लिए कोई डाइटिंग करें या वेट लूज के लिए करें, हम लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि भाई डाइटिंग में ही हेल्दी फ्रूट खाना है या डाइटिंग में ही हम फ्रूट खा सकते हैं? आप इसको अपना लाइफस्टाइल क्यों नहीं बनाते हो डेली बेस पे? बाकी ये कि ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, आप इसको दिन में दोपहर के टाइम पे लंच में खा सकते हैं या आप रात को भी खा सकते हैं, इसका कोई ऐसा। अच्छा, बहुत से लोग हैं जब फिर हम ये कह देते हैं ना कि आप लंच के टाइम पे खा ले, वो लंच स्किप कर देते हैं। आई थिंक मील्स की रिप्लेसमेंट तो कोई भी फ्रूट नहीं हो सकता, उसको बनाना नहीं चाहिए। लोगों का फिर ये तरीका का डेवलप हो जाता है कि डॉक्टर साहबा ने कह दिया था तो अब तो हम लंच स्किप कर देते हैं, हम रात का खाना स्किप कर देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता। जो प्रॉपर मील्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट की कॉम्बिनेशन में बने हुए, उनका तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, उस सेंस में आप लोग लंच
लंच को स्किप कर सकते हो अगर आप ये फ्रूट किसी भी डिसीज के अकॉर्डिंग अगर इसको लेके चल रहे हो। लाइक आप अगर वेट लूज कर रहे हो तो आपको दोपहर में सैलेड ही रेकमेंड होता है। अगर आप उस टाइम पे मील स्किप कर भी दें तो इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ, बाकी ये है कि प्रॉपर अगर कोई हेल्दी पर्सन है अपना मील भी खाए साथ में फ्रूट भी ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन सबसे पहले फ्रूट खाए फिर अपना लंच का मील ले। इस तरह ये होगा कि आपका लंच का मील आपसे कम लिया जाएगा, आप ज्यादा ओवर ईट नहीं करोगे। ठीक है। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्हें प्री में या पोस्ट में यूज करना चाहिए? एक्सरसाइज से पहले फ्रूट्स लें या एक्सरसाइज के बाद लें? ये दोनों तरह लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये प्री में भी खाए जा सकते हैं और पोस्ट में भी खाए जा सकते हैं। ये कोई भी फ्रूट है, सिर्फ इसकी बात नहीं करेंगे, ओवरऑल ये जो फ्रूट्स को अगर देखें तो ये प्री और पोस्ट दोनों में खाए जा सकते हैं। ठीक है। एक और चीज है जिस तरह से हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर एक बहुत ज्यादा अमाउंट इसमें मौजूद है, विटामिन सी के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि उसके हम देखते हैं बहुत से मार्केट में साशे अवेलेबल है, टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। लोग क्या करते हैं कि वो फ्रूट का बाउल भी खा लेते हैं और फिर विटामिन सी इन फॉर्म ऑफ टैबलेट भी ले लेते हैं, पानी में मिक्स करके उसको पी लेते हैं। 1000 mg की वो टैबलेट है, उसके बाद हमने 1000 mg या 1500 mg फ्रूट से भी ले लिया, तो ये हम क्या कर रहे हैं? ये देखिए, इसमें ये है कि एक तो हमें ये होता है कि भाई एक ही दम हमारी तबीयत ठीक हो जाए। जब ये होता है कि आप स्टार्टिंग से ही अपनी इस चीज को अपना लाइफस्टाइल बनाएं, तो आप ये जब डबल चीजें कर लेते हो ना, फिर टॉक्सिटी में जाके आप लोग अपना मजीद डाइजेशन और इस तरह के जो ना मेटाबॉलिज्म को आप स्लो डाउन कर देते हो। इसके लिए बेस्ट यही होता है कि आप लोग सप्लीमेंट्स अगर आपने लेने हैं, अगर आप उस चीज के डेफिशिएंट हो, सबसे पहले खुद ही सप्लीमेंटेशन मत स्टार्ट करो। अपने नियरेस्ट कंसल्टेंट डाइटिशियन के पास जाओ, उनको अपनी हिस्ट्री बताओ कि आप इतना दिन में फ्रूट खा रहे हो, अब मुझे कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए या कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि मुझे फ्रूट में नहीं मिल रहा। इसलिए हम लोग खुद से विटामिन सी वैसे भी ले रहे हैं, हमें फ्रूट से भी मिलता है क्योंकि विटामिन सी का ये सीजन है, हर तरह के फ्रूट्स हमें मिल रहे हैं, अमरूद है, ये जो पानी फल है, बाकी और जितने भी विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं। तो सबसे पहले कोई भी चीज खुद से मत इनटेक करें, बेशक वो फ्रूट है, बेशक वो मेडिसिन है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद आप लेना। ठीक है। अच्छा, एक जो हमारा फलों से एतबार उठ गया है, सब्जियों से एतबार उठ गया है, बात तो हम स्पेसिफिकली कर रहे हैं आज जापानी फल के हवाले से, लेकिन कोशिश फिर हम ये करते हैं कि हम मल्टीविटामिन्स की तरफ चले जाएं। हम जो कैप्सूल्स हैं, टैबलेट्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स की हैं, उनको अवेल करते हैं, हम फ्रूट से मल्टीविटामिन्स नहीं ले रहे। नहीं, देखिए मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि आप लोग नेचुरल डाइट की तरफ है। नो डाउट सप्लीमेंट भी तो एक नेचुरल ही है ना, वो भी इन्हीं फ्रूट्स का पाउडर होता है, कैप्सूल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, जिस तरह भी है। जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट होते हैं उसके तो वर्ड ही ये बता रहे हैं कि वो सारी न्यूट्रिशन से भरपूर, वो सारा ऑर्गेनिक चीजें होती हैं। तो बेस्ट है कि आप लोगों को जरूर है कि वो टैबलेट ही खानी है, एक उसी रिवाज पे चलना है कि आप लोग अपनी डाइट को अच्छा करो, अपने नेचुरल सोर्सेज ज्यादा यूज करो। बाकी अगर आप किसी डिसीज में हो, डेफिशिएंट हो उस चीज के, तो फिर आप सप्लीमेंटेशन पे आ सकते हैं। ठीक है। और ब्लड प्रेशर के हवाले से भी फायदेमंद है? बिल्कुल, ब्लड प्रेशर के हवाले, क्योंकि रिच इन फाइबर है ना, रिच इन फाइबर है। जो जिस चीज में फाइबर आ जाएगा उसमें आपके 50 से 60 मसलों का सोल्यूशन वहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो रिच इन फाइबर आपके बीपी को नॉर्मलाइज रखेगा। ठीक है। अच्छा, तमाम फ्रूट्स में जिस तरह से विटामिन्स मौजूद हैं, ऑब्वियसली वो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हमारे स्किन केयर में कितना हेल्पफुल हैं हमें जापानी फल? ये स्किन केयर में भी बहुत ज्यादा इसके रोल हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी हैं और एंटीऑक्सीडेंट आपकी स्किन को बहुत ज्यादा फ्रेश रखते हैं। बाकी ये है कि फीमेल्स को या मेल्स भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका फेस पैक भी बन सकता है जो पानी फल का। आप इसको हल्का सा मैश करें, मैश करने के बाद इसके अंदर हल्दी और शहद और दही मिक्स कर लें और उसके बाद आप इसको वीक में 2 दफा एज अ मास्क अप्लाई करें। ये आपके रिंकल्स और फाइन लाइन को तो मतलब चेहरा फिर आपका ग्लो कर लेकिन ज्यादा ये एक वो टोटका कह लो या एक वो रेसिपी है कि जो लोग अपनी स्किन केयर को बाय इनर तौर पे ज्यादा इस्तेमाल उनको अच्छा लगता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि उसको फेस पे अप्लाई करने से बेहतर आप लोग खा लो। कोई भी फ्रूट है उसको हम लोग अप्लाई करते हैं, कोई भी चीज है उसको अप्लाई करते हैं, हल्दी को लेके हम फेस पे अप्लाई करते हैं, उसको अपने सालन में डालो ना, उसको खाने में डालो, उसको आपका इंटरनल सिस्टम ठीक होगा तो आपकी स्किन ऑलरेडी ग्लो करेगी। बाकी ये कि ये फेस पैक अच्छा है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा एक रुझान जो हमारा है, कुछ ज्यादा क्वांटिटी लेने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं कि जूसेस की तरफ आते हैं जी, तो वो कितना ठीक है? देखिए, जूस को मैं कभी भी प्रेफर नहीं करती हूँ। मेरा ये मानना है या इवन हमारी साइंटिफिकली ये चीज ये कही जाती है कि फ्रूट का खाओ ना कि पियो। उसमें ये होगा कि जब आप फ्रूट को लोगे तो ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा कैलोरीज उसमें आएंगी। ठीक है, तो जब आप फ्रूट को खाओगे तो आपसे इतना नहीं खाया जाएगा, तो खाना ज्यादा बेहतर है ना कि उसको पिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर ग़िज़ाइया डॉक्टर समरा सतिन। कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।